नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी के लिए अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए, तो आप सभी को अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाने की जिम्मेदारी और इसके साथ साथ बनवाने की जिम्मेदारी और अच्छे से अच्छी क्लासेस को मेंटेन करते हुए सिलेबस को पूरा करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी जीके के टॉपिक को करवाने की। तो इस जीके के टॉपिक में स्टैटिक जीके का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। अभी लगभग आपकी 29-30वीं शायद क्लास रहेगी, ये 30-31 जो भी क्लास नंबर आप देख लीजिएगा। यानी कि आप ये समझो कि 30 क्लास आपकी पहले अपडेट कर दी जा चुकी है और 30 क्लासों का आपको पूरा का पूरा निचोड़ जो स्टैटिक जीके का आता है, एक एक टॉपिक को अच्छे से पूरा का पूरा कंटेंट को तैयार करते हुए आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। यदि आपको कोई भी मिस्टेक लगती है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे उस चीज को जिक्र कर सकते हैं। वैसे पूरी कोशिश कर भी रहा हूं, लेकिन इंसान से गलती होती है भाई। तो आप टॉपिक जो चल रहा था अपना स्टैटिक जीके का, उसी स्टैटिक जीके क्लास में आपका फिर से स्वागत है एक नई टॉपिक पर। टॉपिक का नाम आता है जैव मंडल। जैव मंडल ये आज का अपना टॉपिक है। इसी जैव मंडल के अंतर्गत मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ाऊंगा साथ साथ इसमें, रामसर साइट्स। कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है रामसर साइट्स को लेकर के। रामसर साइट्स क्या होती है उसके बारे में जिक्र करेंगे, जैव मंडल क्या होता है इसके बारे में जिक्र करेंगे, और पूरा टॉपिक ये इस टॉपिक से ही रिलेटेड 2 वीडियोस आपको पहले अपलोड कर दी गई हैं। उस वीडियो में एक राष्ट्रीय उद्यान टॉपिक पढ़ाया था मैंने, और एक टाइगर रिजर्व पार्क टॉपिक पढ़ाया है। फिर से यदि आपने वीडियो नहीं देखी और अभी आप स्टार्टिंग से देख रहे हो इस वाली वीडियो से ही, तो आप लोगों के लिए एक बार रिविजन होगा, और नहीं जो बच्चों ने देख भी ली है तो उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपका क्या टॉपिक हो चुका है और क्या टॉपिक इसमें बचा हुआ है। तो जैव मंडल जो टॉपिक आता है बच्चा, इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक टॉपिक इसके अंतर्गत आता है स्वस्थानीय जैव मंडल, और दूसरा इसके अंतर्गत आता है परस्थानीय जैव मंडल। स्वस्थानीय जो जैव मंडल आता है इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि प्राकृतिक आवास बनते हैं इसके अंतर्गत, तो और परस्थानीय के अंतर्गत जो बनते हैं वो कृत्रिम आवास वगैरह बनाए जाते हैं। यह कृत्रिम आवास जिसमें कृत्रिम उद्यान बनाना और बच्चा मानव के या किसी व्यक्ति के लिए, जीव जंतु रहने के लिए स्थान, जैसे जू चिड़ियाघर वगैरह होते हैं वो उसमें आते हैं। प्राकृतिक वाले में बच्चा जो टॉपिक आता है, इसमें पहले जो टॉपिक आया था वो आता है राष्ट्रीय उद्यान। मैं एक बार बता देता हूँ इस टॉपिक में, इस वीडियो में क्या क्या कवर करवाऊंगा, वो टॉपिक बताने के लिए मैं आपको लोगों को फिर से इस चीज का बता रहा हूँ। बच्चा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 106 है, ये टॉपिक मैं करवा चुका हूँ। दूसरा टॉपिक इसके अंतर्गत आता है, उस टॉपिक का नाम है वन्यजीव अभियान। ये टॉपिक भी पहले ही करवा दिया था, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट है आपका, राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभियान। यदि आपने राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया है तो वन्यजीव अभियान पढ़ने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इनके क्वेश्चन इतना से पूछता है कि कौन सा जगह पर स्थित है। तो ये टॉपिक आपका हो चुका है, ठीक है जी। उसके बाद ये भी हो चुका है। तो तीसरा जो टॉपिक अपना हुआ और नहीं, वो एक तीसरा टॉपिक हुआ था टाइगर रिजर्व पार्क। टाइगर रिजर्व पार्क, इस टाइगर रिजर्व पार्क के अंतर्गत जो है वो आते हैं, इसमें हमने पढ़ी थी 52 टाइगर रिजर्व पार्क 18 स्टेट्स में आते हैं। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट करवा दिया है। चौथा पॉइंट जो आता है बच्चा, इसमें एक आता है रामसर साइट्स का। रामसर साइट्स कितनी है भारत में, तो बच्चा रामसर साइट्स बोल सकते हैं, आदर भूमि बोल सकते हैं, और इनकी संख्या कितनी आती है 49 रामसर साइट्स हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा रामसर साइट्स वो इसमें करवाऊंगा। इसके अलावा फिर अगला पॉइंट लेता हूँ इसमें जैव मंडल। जैव मंडल टॉपिक आता है बच्चा, इसमें 18 जैव मंडल आते हैं, तो ये टॉपिक भी आज आपका इसी टॉपिक के अंतर्गत साथ साथ होगा। उसके बाद फिर 6 नंबर पे टॉपिक आता है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट जो है भारत में 4 है, वो 4 हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं उनको लेकर के इस वीडियो में आपके साथ जिक्र करेंगे अपन। उसके बाद अच्छा बताइए होप स्पॉट, और होप स्पॉट भारत में एक ही है, और उस होप स्पॉट का नाम आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसको लेकर भी हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं आज। तो बच्चा यहाँ तक कि 3 टॉपिक आपके हो चुके हैं। आज जो टॉपिक रहेगा रामसर साइट्स का, जैव मंडल का, हॉट स्पॉट का और होप स्पॉट का, इन 4 टॉपिक को लेकर 4-5 टॉपिक को लेकर के आज अपनी इस क्लास होने वाली है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। टॉपिक जो है पहले जैव मंडल टॉपिक को करते हैं, फिर रामसर साइट्स के ऊपर आते हैं अपन, ठीक है जी। ओके बच्चा, पहला पॉइंट होगा आपका जैव मंडल। जैव मंडल देखिएगा, मंडल एक टॉपिक आता है जिस मंडल में सौर मंडल आते हैं, सूर्य और उसके ग्रह के बारे में पूछा जाता है। वायुमंडल आता है, उसके अंतर्गत आपने पढ़ा भी होगा क्षोभ मंडल, है ना, ये मंडल वगैरह जिसमें क्षोभ मंडल आता है, जिसमें वायुयान वगैरह उड़ाने के लिए पूछा जाता है, या मौसमी घटनाएं किसमें होती हैं, या रेडियो विद्युत कार्बन किसमें पाई जाते हैं। तो टॉपिक आप ज्योग्राफी क्लास में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ मिल जाएगा आपको। जल मंडल आता है जिसके अंदर बच्चा 7 महाद्वीप आते हैं। जल मंडल जिसमें 5 महासागर आते हैं, वो भी वहाँ पर आपको मिलेगा। और स्थल मंडल
मंडल में 7 महाद्वीप आते हैं, ये भी मैंने उसमें करवा रखा है। तो ये कुछ टॉपिक्स इसी प्रकार से आते हैं। तो एक टॉपिक इसमें आता है जैव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल, सौर मंडल। लगभग इन 5 भागों में इस टॉपिक को बांटा जाता है। तो बच्चा 5 भागों में से 4 टॉपिक ज्योग्राफी के आते हैं जो मैंने वहां पर करवा दी है। ये स्टैटिक जीके का भी और ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, इसको मैंने इसलिए स्टैटिक जीके में यहाँ करवाना उचित समझा। तो बच्चा यहाँ इस टॉपिक को करवा देता हूँ। जैव मंडल टॉपिक है। जैव मंडल बच्चा क्या होता है, ये कह रहा है धरातल से इसकी ऊंचाई जो होती है, धरातल यानी पृथ्वी से, तो धरातल या पृथ्वी से इसकी ऊंचाई, धरातल या पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 7 से 8 किलोमीटर होती है, 7 से 8 किलोमीटर होती है धरातल से उसकी ऊंचाई, यानी कि पृथ्वी से नीचे की ओर बढ़ते तो 7 से 8 किलोमीटर तक होती है। तो जाहिर सी बात है 7 से 8 किलोमीटर है, तो भाई साहब यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो जैव मंडल में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर पेड़ पौधों का, पादप, जीव जंतु, मानव, प्राणी, इनका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, मानव का, प्राणी का, जीव जंतु का, पादप, जिसके अंतर्गत पेड़ व पौधे आते हैं, पेड़ पौधे आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जैव मंडल कहा जाता है। क्लियर है बच्चा। तो इसमें इस चीज़ का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। जैव मंडल कितने प्रकार का होता है, तो वैसे तो इसके प्रकार होते हैं 2 प्रकार होते हैं 2। एक तो प्रकार आता है सजीव और दूसरा प्रकार इसके अंतर्गत आता है निर्जीव, सजीव और निर्जीव। तो मानव, प्राणी, जीव जंतु आपके सजीव में आ जाएंगे, पादप, वनस्पति, पेड़ पौधे आपके निर्जीव में आ जाएंगे। चौथा पॉइंट कहता है कि इसके घटक कितने होते हैं, तो बच्चा इसके घटक होते हैं 3। पहला घटक होता है उत्पादक, दूसरा घटक होता है उपभोक्ता और तीसरा घटक इसमें होता है अपघटनकर्ता। उत्पादक, उपभोक्ता और तीसरा आता है बच्चा इसमें अपघटनकर्ता। और ये जो उपभोक्ता है ये 3 भागों में बढ़ता है। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और फिर आता है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां चलती हैं उपभोक्ता वाले में, जो इसके घटक आते हैं। यानी कि मैंने जैव मंडल को 2 भागों में विभाजित किया, एक तो सजीव और दूसरा कौन सा है, निर्जीव। लेकिन इसके घटक कितने आगे, 3। जैव मंडल के प्रकार 2 और घटक का अगर करते हैं तो कितने आते हैं, इसके 3 इसके घटक गिने जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक का पॉइंट था जैव मंडल होता क्या है। तो जैव मंडल में किसका अध्ययन किया जाता है, जैव मंडल की ऊंचाई कितनी होती है, प्रकार कितने होते हैं, उसके घटक कितने होते हैं। अब कहता है कि ये जैव मंडल जो है इसके प्रकार सजीव निर्जीव तो आप समझ गए भाई। सजीव में तो मानव, प्राणी, जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे वगैरह वनस्पति किसमें आ जाएगी, आपके निर्जीव में आ जाएगी। अब कह रहा है इन घटकों के बारे में आप हमसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो बच्चा अब बात करते हैं इसके घटकों को लेकर के। तो जैव मंडल के घटक से संबंधित एक स्लाइड में अपन तीनों को क्लियर करते हैं। जैव मंडल के घटक, घटक बेटा कितने होते हैं, इसके 3 होते हैं। पहला जो घटक आता है अच्छे समझिएगा, उसका नाम आता है उत्पादक। उत्पादक के बारे में कहा है कि वे समस्त हरे पादप, वे समस्त हरे पादप या वे जीव जंतु, वे समस्त हरे पादप, समस्त हरे पादप या जीव जंतु, हरे पादप ही लिखते हैं इसमें, समस्त हरे पादप जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हुए, भोजन का करते हुए स्वयं का भोजन बनाते हैं, स्वयं का भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है जैव मंडल का उत्पादक कहा जाता है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट आता है इसमें उपभोक्ता, उपभोक्ता
उपभोक्ता में ये पॉइंट है कि वे समस्त जीव जंतु जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे समस्त जीव जंतु जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं यहाँ पर उपभोक्ता। पहला आया था उत्पादक और दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर उपभोक्ता। अब उपभोक्ता की भी 3 श्रेणी आती है। इसकी है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और फिर आती है तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी की परिभाषा सेम टू सेम ही हो जाएगी जो उपभोक्ता की है। वे समस्त जीव जंतु जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वे समस्त जीव जंतु जो उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। उसके बाद आती है इसकी द्वितीय श्रेणी, यानी कि प्रथम श्रेणी में आए शाकाहारी लोग, लेकिन द्वितीय श्रेणी क्या कहती है कि वे समस्त जीव जंतु जो प्रथम श्रेणी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, समस्त जीव जंतु जो प्रथम श्रेणी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी या उपभोक्ता से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये लोग मांसाहारी होते हैं, और ये लोग उपभोक्ता और प्रथम श्रेणी जो है ये कैसे आ जाएंगे यहाँ पर? ये आ जाएंगे शाकाहारी। तो एक है शाकाहारी और दूसरा कौन सा आता है यहाँ पर? मांसाहारी। तीसरा पॉइंट आता है इसमें तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो वे समस्त जीव जंतु जो प्रथम व द्वितीय दोनों श्रेणियों से भोजन ग्रहण करते हैं, प्रथम व द्वितीय दोनों श्रेणियों से भोजन ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है उसे कहा जाता है सर्वाहारी। तो शाकाहारी प्लस मांसाहारी क्या बनता है यहाँ पर? सर्वाहारी बनता है भाई। ठीक है जी। उसके बाद अगला आया था लास्ट पॉइंट इसमें, अपघटनकर्ता। 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट आया उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा पॉइंट इसमें क्या आता है? अपघटनकर्ता। अब अपघटनकर्ता कहते हैं कि वे समस्त जीव जंतु जो उत्पादक व उपभोक्ता, यानी उपभोक्ता की तीनों श्रेणियों को भी, जो उत्पादक व उपभोक्ता को नष्ट कर देते हैं, उन्हें यहाँ क्या कहा जाता है? अपघटनकर्ता कहा जाता है। जो उपभोक्ता व उत्पादक यानी उपभोक्ता की 3 श्रेणियों को नष्ट कर देते हैं, उन्हें यहाँ पर अपघटनकर्ता कहा जाता है। ये आपका जैव मंडल के 3 घटक थे। जैव मंडल के 2 प्रकार आए। 2 प्रकारों में हमने जाना है कि इसके प्रकार जो होते हैं वो सजीव होता है, दूसरा होता है निर्जीव। फिर इसके तीनों घटकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं, फिर उनसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी की परिभाषा ये आई कि उत्पादक से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, शाकाहारी होते हैं। द्वितीय श्रेणी के प्रथम श्रेणी से और उपभोक्ता से अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो मांसाहारी होते हैं, और तृतीय श्रेणी वाले प्रथम और द्वितीय दोनों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। और अपघटनकर्ता होता है जो इनको मिट्टी में मिला देता है, नष्ट कर देता है। तो ये होता है जैव मंडल के 3 घटक। अब बचा ये तो था जैव मंडल। अभी जैव मंडलों की संख्या कितनी होती है? नेक्स्ट पॉइंट आता है संख्या। तो एक इसके बाद अगला पॉइंट आता
है हमारे पास संख्या। तो जैव मंडल की भारत में संख्या कितनी आती है? 18। तो अगला पॉइंट अपन लेते हैं, 5वां पॉइंट है इसकी संख्या। तो अब बात करते हैं इसकी संख्या को लेकर के। हमने इसके प्रकार देखे, सजीव निर्जीव, इसके घटक देखे, और लास्ट इसका पॉइंट आता है जैव मंडल का घटक कितने होते हैं, 3 आए। अब है जैव मंडल की संख्या कितनी है भारत में। जैव मंडल की भारत में संख्या है 18 है। 18 जैव मंडलों की संख्या है। बड़े ही आसानी से आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। छोटा सा अपन इस प्रकार से मैप बनाते हैं, इसको याद कर देते हैं। इधर आता है मध्य प्रदेश राज्य, और मध्य प्रदेश राज्य में 2 जैव मंडल हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर क्षेत्र है। एक तो आता है पन्ना, एक तो है जिसमें पन्ना, और दूसरा इसमें आता है, उसका नाम है अचानक मार अमरकंटक। अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक। तो 2 जैव आरक्षित क्षेत्र है, टोटल 18 अपने को देखने हैं। 2 जैव आरक्षित क्षेत्र आगे किसमें? मध्य प्रदेश में। उसके बाद फिर आता है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य, गुजरात में केवल एक ही है, वो है कच्छ जैव आरक्षित क्षेत्र। गुजरात में एक ही है, कच्छ जैव आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद फिर अपन आते हैं नीचे, इस साइड आता है कर्नाटक, केरल, और फिर है तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, और इन तीनों के जैव आरक्षित क्षेत्र का नाम है नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों का है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछे केरल और तमिलनाडु का कौन सा है, केरल व तमिलनाडु का, तो फिर इन दोनों का अलग से आता है, उसका नाम है अगस्थ्यमलाई। अगस्थ्यमलाई, अगस्थ्यमलाई जैव आरक्षित क्षेत्र। अगस्थ्यमलाई जैव आरक्षित क्षेत्र जो केरल और तमिलनाडु का है। लेकिन अब पूछे सिर्फ तमिलनाडु का कौन सा है, यदि पूछे सिर्फ तमिलनाडु का अकेले का आता है, तो उसका सही आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जैव आरक्षित क्षेत्र। तो यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों का राज्यों का एक आता है, वो है नीलगिरी। केरल और तमिलनाडु का पूछता है तो अगस्थ्यमलाई, और फिर यदि पूछे सिर्फ तमिलनाडु का जैव आरक्षित क्षेत्र का क्या नाम आता है, तो मन्नार की खाड़ी यहाँ होगा आपका सही आंसर। आप नीचे जानते हैं भारत की साइड अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 6 भागों में बटा हुआ है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसकी राजधानी है ग्रेट निकोबार। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, यानी कि बायोस्फीयर है, और उसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसकी राजधानी से ही नाम यहाँ पर निकलेगा, जिसका नाम क्या आ जाएगा, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जैव आरक्षित क्षेत्र। 1, 2 तीसरा कच्छ का, चौथा तीनों का नीलगिरी, 5वां अगस्थ्यमलाई, 6 पे आया मन्नार की खाड़ी, 7वां आया हमारे पास ग्रेट निकोबार। अब बात करते हैं इस साइड, यहाँ पर नीचे आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश राज्य में एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश राज्य में जैव आरक्षित क्षेत्र है, उस आंध्र प्रदेश वाले राज्य का जैव आरक्षित क्षेत्र का नाम है शेषचलम। शेषचलम जैव आरक्षित क्षेत्र। शेषचलम, ये हो गया 8वां जैव आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा राज्य में, और उड़ीसा राज्य में जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, उड़ीसा में भी एक आता है, उसका नाम आता है यहाँ पर, उड़ीसा में आता है सिमलीपोल। उड़ीसा में है सिमलीपोल। ये 9वां जैव आरक्षित क्षेत्र। फिर है पश्चिमी बंगाल में, और पश्चिमी बंगाल जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उसका नाम है सुंदरवन। सुंदरवन। अब बात करते हैं अपन इस साइड अपने पूर्व उत्तर राज्य में, एक है असम राज्य,
असम राज्य में है और एक आता है मेघालय राज्य में। असम राज्य में 2 आते हैं, एक तो है मानस और दूसरा आता है डिब्रूगढ़, डिब्रू सिखोवा। असम में एक है मानस, दूसरा आता है डिब्रू सिखोवा, डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर। अब है मेघालय में, मेघालय राज्य, और मेघालय राज्य में आता है नोकरेक, मेघालय में है नोकरेक। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो चुके हैं। सिक्के का आकार का आता है सिक्किम, और सिक्किम में जो है उसका नाम है कंचनजंगा। सिक्किम में आता है कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र। ये हो गए 13, 14वां जैव आरक्षित क्षेत्र। ओके, उसके बाद अपना आता है यहाँ पर सिक्किम में कंचनजंगा, और एक पूर्वोत्तर राज्य में छूट गया, उसका नाम है भारत का सबसे पूर्वी किनारा राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश यहाँ लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो है उसका नाम है नामदफा, नामदफा। तो 15वें नंबर का ये हो गया। उसके बाद आता है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में 2 जैव आरक्षित क्षेत्र है। एक का तो नाम यहाँ पर आता है नंदा देवी, और एक का नाम है यहाँ पर फूलों की घाटी। उत्तराखंड में एक है नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र, और दूसरा आता है फूलों की घाटी। और फिर अपन लेते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक ही है कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट जैव आरक्षित क्षेत्र। तो इस प्रकार से अपने ये वहाँ पर 15 हो गए, 16वां नंदा देवी, 17वां फूलों की घाटी, और 18वां हो गया कोल्ड डेजर्ट जैव आरक्षित क्षेत्र। तो ये है हमारे जैव मंडलों की संख्या जो 18 आते हैं, वो 18 के 18 आपके सामने ये रहे। अब बात करते हैं प्रथम जैव आरक्षित कौन सा था। तो प्रथम जो जैव आरक्षित क्षेत्र था, जो सबसे पहली बार बना था 1986 में, इसको जैव आरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया था, उसका नाम आता है नीलगिरी। प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा आता है? नीलगिरी, 1986 में बना था। 2011 में एक नया जैव आरक्षित क्षेत्र बना था, उसका नाम है पन्ना। तो नया जो बना है, तो यह नया या सीधा 18 लिख देता हूं। 18वां जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा पन्ना। ये 2011 में एज ए जैव आरक्षित क्षेत्र के रूप में चुना गया था। उसके बाद है सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र, और फिर है सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र। इनमें से सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र आता है कच्छ का। सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है कच्छ, गुजरात का। और सबसे छोटा जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो है असम में स्थित है डिब्रू सिखोवा। डिब्रू सिखोवा ये सबसे छोटा जैव आरक्षित क्षेत्र है, डिब्रू सिखोवा असम राज्य में। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा पॉइंट था जैवमंडल। इस जैवमंडल के अंतर्गत हमने देखा इसकी धरातल से ऊंचाई, दूसरा पॉइंट देखा इसके प्रकार, जैवमंडल में किसका अध्ययन किया जाता है, जैवमंडल के घटक कितने होते हैं, उसके बाद देखा है जैवमंडल की संख्या। तो ये 5 पॉइंट आपने यहाँ पर देखे हैं। फिर इसमें से पॉइंट देखा था सबसे पहला, सबसे नया, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो जो अपना टॉपिक था स्वास्थ्य में, तो जैवमंडल यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं इसमें रामसर साइट्स। रामसर साइट्स, अब ये रामसर साइट्स जो है ये क्या होती है? तो एक दलदली भूमि जो होती है उसे रामसर साइट्स कहते हैं। और जहाँ भूमि दलदली होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पर भूमि में नमी होगी, और नमी होती है तो उस भूमि को क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो यही आपका आता है रामसर साइट्स। अब जो नमी है, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, दलदली भूमि क्षेत्र है, इसको रामसर नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। वहाँ रामसर वाली जो भूमि है उसकी पूरी की पूरी भूमि जो है वो आर्द्र भूमि, यानी कि पूरी की पूरी वो कहाँ पर है? नमी भूमि वाला क्षेत्र आता है रामसर। तो एक बार क्या हुआ था, पूरे विश्व में यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था ईरान में।
तब इन्होंने यह कहा कि जितनी भी दलदली भूमि है उस भूमि के नमी को संरक्षण बनाना है, धरती की नमी को संरक्षण बनाना, धरती के में नमी जो है उसको बढ़ावा देना है, इसको उपयोगी करना है, खेती वगैरह करके इसको संरक्षण बनाए रखना है, ताकि संरक्षण बनाएंगे तो फिर यहाँ पर कभी भी अकाल वगैरह की स्थिति ना आए इस वजह से। तो यहाँ पर क्या हुआ, रामसर साइट्स ईरान में समझौता हुआ था, तो फिर जहाँ पर भी ये नाम पड़े सबकी जगह क्या नाम पड़ जाते हैं, दलदली भूमि को रामसर के नाम से ही जाना जाता है। तो बच्चा रामसर साइट्स नाम से एक यहाँ पर क्षेत्र आता है। भारत में टोटल रामसर साइट्स कितनी आती है, 49 रामसर साइट्स हैं। अभी बात करते हैं रामसर साइट्स को लेकर के। रामसर साइट्स में किसको रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है, तो किसको क्षेत्र, इसका क्षेत्र कौन सा आता है रामसर साइट का, अगर कोई क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य है तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। वन्य जीव अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया जाता है। किसी क्षेत्र में झील है तो वो इसमें कुछ झील को शामिल किया जाएगा, तालाब को इसमें शामिल किया जाएगा, बाढ़ का पानी अगर यहाँ पर है तो वो भी यहाँ पर दलदली भूमि बन सकता है। तो इस प्रकार से इनको इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहा गया है कि जहां वर्ष भर, जहां हमेशा, जहां सदैव ही क्या भरा हो, पानी रहता हो, जहां सदैव पानी भरा रहता है वो ही इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पानी भरा रहता है, जहां सदैव पानी भरा रहता है वो ही रामसर साइट में आते हैं, वे रामसर साइट में गिने जाते हैं, रामसर साइट्स में गिने जाते हैं। यहाँ आप डेल्टा और लिख सकते हो, जैसे भारत का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा रामसर साइट्स में गिना जाता है। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल, यानी कि किसको रामसर साइट में गिना जाएगा, तो रामसर साइट्स में गिना जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्यों को, झील को, तालाब को, बाढ़ के पानी को, डेल्टा आदि को इसमें क्या किया जाता है, गिना जाता है कि इस क्षेत्र को डेल्टा आप जो है वो रामसर साइट का दर्जा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामसर साइट से एक समझौता हुआ था, तो हेडिंग डालते हैं रामसर साइट समझौता। रामसर साइट समझौता, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर हुआ और कब हुआ था। तो रामसर साइट समझौता जो है ये कहां पर हुआ, ईरान में हुआ। तो ईरान का एक शहर है जिसका क्या नाम है, रामसर। ये समझौता कब हुआ था, तो इसकी तारीख जो है वो पूछेगा, तो तारीख जो आती है 2 फरवरी को समझौता हुआ था ये। इसलिए यहाँ पर घोषणा कर दी गई कि रामसर साइट्स डे, आर्द्र भूमि दिवस, दलदली भूमि दिवस, नमी भूमि दिवस किस तारीख को बनाया जाएगा, तो ये कब बनता है, 2 फरवरी को ही बनाया जाता है। तो 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर क्या हुआ था, समझौता हुआ था। समझौता क्यों हुआ था, क्या रीजन था या क्या इसका उद्देश्य था समझौता करने का, तो इसका उद्देश्य था दलदली भूमियां नमी को बनाए रखना। तो नमी को संरक्षण देना, नमी के संरक्षण के लिए इसका क्या हुआ था, और नमी के संरक्षण के लिए मतलब कि इसका क्या था, उद्देश्य था नमी को बनाए रखना, आर्द्र भूमि को संरक्षण करना और उसको उपयोगी बनाना, यही समझौते में लिखा गया था। और इसी दिन एक बात कह दी गई, नोट डाल के अपन लिख लेंगे, विश्व भूमि आर्द्र दिवस किस तारीख को बनता है, इसी कारण से, तो इसी कारण से विश्व भूमि आर्द्र दिवस 2 फरवरी को बनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तारीख को बनता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 फरवरी को बनाया जाता है। और पहली बार जो इसको गठन किया गया था, किस तारीख को समझौता हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर स्थान पर नमी भूमि, दलदली भूमि को संरक्षण देने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए यहाँ पर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है कि जो रामसर साइट्स जो है ये सबसे पहले कब, कौन से साइट को सबसे पहले इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, तो भाई आज प्रथम रामसर साइट, विश्व में प्रथम रामसर साइट कहाँ की बनती है, तो विश्व में प्रथम रामसर साइट, विश्व में प्रथम रामसर साइट कहाँ की बनी, तो ये जो प्रथम रामसर साइट बनी है ये ऑस्ट्रेलिया की बनी है। और ऑस्ट्रेलिया में स्थान है कोबर्ग द्वीप, वहाँ की प्रथम क्या बनी है, रामसर साइट को दर्जा दिया गया है। कोबर्ग द्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे रामसर साइट का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया 1975 में। विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ है, पहला था विश्व में प्रथम रामसर साइट, अगला पॉइंट है विश्व में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ पर आती है, तो सर्वाधिक रामसर साइट आती है यूके में।
यूके में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, रामसर साइट्स है, वहां टोटल 175 रामसर साइट्स हैं। अब आते हैं भारत में। भारत में रामसर साइट्स कितनी है, तो भारत में कुल रामसर साइट आती है 49 49। इन 49 में से सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो सर्वाधिक राज्य में रामसर साइट आती है यूपी में, सर्वाधिक आती है यूपी में। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट्स हैं, 10 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट पूछता है सबसे भारत में प्रथम रामसर साइट किसको बनाया गया था, तो भारत में प्रथम रामसर साइट बनी थी, ये 1986 में बनाई गई थी। भारत में 2 बनी थी इस दिन, एक तो चिल्का झील उड़ीसा की, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की या लैंगून झील है उड़ीसा के, इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। और फिर एक नई बनी थी राजस्थान में केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य की, जो भरतपुर में है, केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर राजस्थान में है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। और इसी में टाइगर रिजर्व पार्क भी है, आपने पीछे वाली वीडियो में इसका देखा होगा जिक्र। और ये भारत की सबसे छोटी पक्षी, सबसे बड़ी पक्षी स्थली के नाम से जाना जाता है। साइबेरियन सारस यहाँ का प्रमुख जो है वो पक्षी होता है, जो वैश्विक तरीके से यहाँ पर आता है। और कुट्टू नामक घास यहाँ सर्वाधिक पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं भारत में प्रथम है 1986 का। अब बात करते हैं कि सबसे नई कौन सी बनी थी, तो वैसे सबसे नई जो बनी थी 48 और 49 दोनों एक साथ बनी थी 2022 में। तो ये नया अगला पॉइंट आता है, भारत में नई रामसर साइट्स, नई रामसर साइट्स बनी है 2022 में। और यहाँ पर 2 को दर्जा दिया गया है, एक तो गुजरात की है और एक आती है यूपी की। गुजरात में आता है यहाँ पर स्थान खेजड़िया गुजरात वन्यजीव अभ्यारण्य, और एक है यूपी का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ गुजरात में 2 है, 2022 में 2 बनी है, एक तो गुजरात की और एक आती है यूपी में। गुजरात का जो है उसका नाम है खेजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, खेजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का, जिसको 2022 में इसमें शामिल किया गया है। और फिर आती है यूपी की बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इसके अंतर्गत शामिल है। तो इस टॉपिक में हमने 2 चीज़ें क्लियर कर ली है, एक था आपका जैवमंडल और दूसरा टॉपिक आया है यहाँ पर रामसर साइट्स को लेकर के, ये अपना यहाँ पर क्या हुआ, क्लियर हुआ है। एक इसमें वो पॉइंट देख लीजिएगा, सबसे बड़ी रामसर साइट किसकी है, सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है भारत में, तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट आती है पश्चिमी बंगाल में, जिसका क्या नाम है, सुंदरवन, पश्चिमी बंगाल की सबसे बड़ी है। फिर है सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, तो रेणुका सबसे छोटी रामसर साइट है, जो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका पूरा टॉपिक क्लियर हुआ। जिस टॉपिक के अंतर्गत हमने रामसर साइट और जैवमंडल को कंप्लीट किया है। अब इस पॉइंट की हमें 2 पॉइंट और बचे हैं, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को देखिएगा। भारत में होप स्पॉट कितने हैं, बस लास्ट पॉइंट है ये आपका, होप स्पॉट कितने आते हैं, यानी कि आशा के स्थल भारत में कितने हैं। तो होप स्पॉट यानी कि आशा के स्थल, यदि भविष्य में हमें खाद्यान्न की जरूरत पड़ती है तो वह अगर पड़ेगी तो कहाँ पर हमें खाद्यान्न की पूर्ति होगी, तो वो आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा क्या है, होप स्पॉट है, हमारा आशा का स्थल है, ऐसा इसमें लिखा है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट आता है स्वस्थाने में हॉट स्पॉट, वो था होप स्पॉट और अब है हॉट स्पॉट भारत में कितने आते हैं, तो इनकी संख्या होती है 4। पहला जो हॉट स्पॉट है वो है यहाँ पर पूर्वी हिमालय। हॉट स्पॉट कौन सा आता है, तो इसमें एक नाम दिया गया है, पूर्वी हिमालय को दिया गया है। दूसरा इसमें आता है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट को दिया गया है। और तीसरा इसमें पॉइंट आता है एक सिंधु नदी तंत्र, तो सिंधु नदी तंत्र को इसमें शामिल किया गया है। और एक आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को इसमें, या सिंधु नदी घाटी या तंत्र, या फिर आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये 4 है हमारे भारत के हॉट स्पॉट और एक है होप स्पॉट। तो स्वस्थाने
परिस्थाने, ये अपन ने इसको 2 भागों में जैवमंडल को टॉपिक को बांटा था। अब जो है इस वाली वीडियो में हमने ये आपसे वादा किया था, रामसर साइट्स को, जैवमंडल को, हॉटस्पॉट को क्लियर करेंगे। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव उद्यान, टाइगर रिजर्व पार्क, ये जितने भी आपके स्टैटिक जीके के पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लगातार अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिएगा वीआरबी एजुकेशन के माध्यम से। यदि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करें और कोई भी एग्जाम से रिलेटेड यदि आपको वीडियो चाहे तो आप जो है टॉपिक से लेकर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे जिक्र कर सकते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।